सब सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने चंद्रकिरण सोनरेखा जी की कहानी हिरनी प्रस्तुत कर रही हूँ। यह एक सरल स्वच्छंद गांव की लड़की की कहानी है जो शहर में एक दकियानुसी सोच वाले परिवार में ब्याही गई। उस परिवार की दकियानुसी सोच और वातावरण ने धीरे धीरे उस लड़की को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी उसी बदलाव की कहानी है। आशा है आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। काली इटालियन का बारीक लाल गोटे वाला चूड़ीदार पैजामा और हरे फूलों वाला गुलाबी लंबा कुर्ता वह पहने हुई थी। गोट लगी कुसुम्बी यानी कि लाल रंग की ओढ़नी में दोनों छोर बड़ी लापरवाही से कंधे के पीछे पड़े थे, जिससे कुर्ते के ढीलेपन में उसकी चौड़ी छाती और उभरे हुए उरेजों की पुष्ट गोलाई झलक रही थी। अपनी लंबी मजबूत मांसल कलाई से मूसली उठाए वह दबादब हल्दी कूट रही थी। कनाई में फंसी मोटी हरी चूड़ियां और चांदी के कड़े और पछेलियां बार बार छनक रही थी। उन्हीं की ताल पर वह गा रही थी, हुलर हुलर दूध गेरे मेरी गाय, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा कि नाय। बड़ा लोच था उसके स्वर में। इस गवारू गीत की वह पंक्ति उस तीखी दोपहरी में भी कानों में मिश्री के बूंदों के समान पड़ रही थी। कुछ देर मैं छज्जे की आड़ में खड़ी सुनती रही। ना उसने कूटना बंद किया और ना वह गीत की पंक्ति, हुलर हुलर। धूप में पैर बहुत जलने लगी तो मैं लौटने को ही थी कि पीछे से भाभी ने आकर जोर से कहा, खुदेजा, अरे देख, यह रही हमारी बीबी जी, चोरी चोरी तेरा गीत सुन रही थी। उसने तुरंत मूसली छोड़कर ऊपर नजर उठाई और हंस पड़ी। फिर हाथ माथे पर रखकर बोली, सलाम बीबी जी, बड़े भाग जो आज तेरे दर्शन हो गए। मैं झेप गई। पिछवाड़े वाले मकान में नए पड़ोसियों को आए 15 दिन हो गए होंगे। भाभी से कई बार खुदेजा का जिक्र सुनकर और यह जानकर भी कि मुझसे मिलना और बोलना चाहती है, मैं कभी उससे परिचय करने ना आई थी। मैं सोचती थी, उस ठेठ गंवार छोकरी से मैं किस विषय पर और क्या बातें करूंगी। अपनी झेप मिटाने को मैं जल्दी से बोली, भाभी, तुम्हारा गला तो बड़ा मीठा है, अपना गीत जरा फिर से तो गाओ। के बेबी जी, मेरा गला? भला तुम तो बाजे पर गाने वाली ठहरी, मेरा गीत भावेगा? उसने उत्तर दिया। उसके बोलने में तकल्लुफी नहीं, हार्दिकता थी। नहीं नहीं, तुम गाओ, पूरा गाओ, मैंने जोर दिया। बिना दोबारा इसरार कराए वह गाने लगी, उसी धीमी मीठी आवाज में। हुलर हुलर दूध घेरे मेरी गाय, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा कि नाय। इस सासू की नजर बुरी है मेरी माए, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा कि नाय। मुझे लगा वह स्वर दबाकर गा रही है। भाभी, पूरा गला खोलकर गाओ, मैंने अनुरोध किया। उसने कुटी हल्दी को छलनी में उलटकर नीचे आंगन की ओर उंगली दिखाकर कहा, फुफ्फी लड़ेगी। भाभी ने कहा, मरने दे फुफ्फी को। बीवी जी, खुदेजा नाचती भी बहुत अच्छा है। ओ खुदेजा, जरा नाच तो सही। वह थोड़ा शर्मा गई, ओढ़नी मुंह में दबाकर हंसने लगी। अच्छा भाभी, तुम्हें नाचना भी आता है? तब तो जरूर नाच कर दिखाओ। परंतु वह नाचेगी ऐसे मुझे जरा भी आशा नहीं थी। भला शहरों में जब हम पढ़ी लिखी लड़कियों के आगे कोई बार बार हारमोनियम तबला रखता है, कई कई बार इसरार करता है, तब पहले तो हम लोग नजाकत से गाना ना आने की दलीलें पेश करती हैं। और इस पर भी वे जब लोग प्रमाण देते हैं कि आपने अमुक के जन्म दिवस पर और फलां की शादी में अमुक गाना गाया था, तब गला खराब होने का बहाना किया जाता है। जब देखते हैं कि किसी तरह पीछा नहीं छूटेगा, तब कहीं खांस खंगार कर एक आधी गत बजाई और बाजा परे रखकर कहा कि देखिए कहीं आता भी है, आप फिजूल में ही पीछे पड़े हुए हैं। और बस यूं हमारा गाना खत्म हो जाता है। खुदेजा, नाच देना। अच्छा, बीबी जी की बात भी नहीं मानती? भाभी ने कहा, ले मैं जाती हूँ। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। ना ना, जावे मत, तुझे अल्लाह पाक की कसम सरसुती, ले मैं नाच दूंगी, पर बीबी जी की पसंद आवेगा मेरा नाच? उसके पैर के कड़े छड़े यद्यपि उसकी मांसल पिंडली और टखनों से चिपटे हुए थे, फिर भी गिनती में कई होने से आपस में खनक कर छनक उठे। ओढ़नी सिर पर ले तनिक सा घूंघट निकालकर वह खड़ी हो गई।
फिर मुझे देखकर हंस पड़ी और बोली, नाचूं? हाँ हाँ, के गाँव सरस्वती, कुछ भी गा ले। वही गीत गा, लटक रहती बबुआ। उसने गाया, लटक रहती बबुआ तोरे बंगले में, जो मैं होती बागों की कोयल, कूक रहती बबुआ तोरे बंगले में। उसका किसी शास्त्र के अंतर्गत नाच नहीं था, ना कथक, ना कथकली, ना मणिपुरी, ना उड़ीसी और ना भरतनाट्यम। बाहुओं के संचालन में कोई गहराई भी ना थी, पर उस सीधेपन में एक लय थी, गति थी, तेज और प्रवाहमयी, जीवन से भरपूर। अस्थाई के मोड़ पर नाचती हुई वह 2 फुट ऊपर उछल जाती और फिर धरती पर पांव लगते ही थिरकने लगती। क्या मजाल जो जरा भी पंजा रुकता हो। 5.5 फुट लंबी भरी देह की उस युवती का गठन एकदम गिन्नी गोल्ड की दली जैसा था, लाली लिए हुए रंग का ऐसा सोना जिसमें कयामत का लोच हो। गीत पूरा हुआ और वह नाच बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शाबाश भाभी, मैंने उत्साह से कहा, सचमुच बहुत अच्छा नाचती हो। सच्ची? तुम्हें मेरा नाच अच्छा लगा? उसकी बिल्लोरी शीशे सी आंखों में उत्साह छलक पड़ा। भोलेपन से उसने पूछा, और नाचूं? हाँ हाँ। छज्जे की आड़ में भी मेरे पांव जले जा रहे थे, फिर भी नीचे जाने का मन ना होता था। उसने दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछा और पैर से ठुमका लिया ही था कि नीचे से किसी ने धीमी पर तीखी क्रोध भरी आवाज में कहा, ओ घोड़ी, कूदना बंद कर दे, शफीक का अब्बा आ गया है। खुदेजा के पांव रुक गए, जैसे किसी तेज चाल से घूमते हुए लड्डू पर कोई अचानक हाथ रख दे। मुंह पर उदासी की छाया सी आ गई, किंतु भाभी से दृष्टि मिलते ही वह मुस्कुरा उठी और बोली, देखा, मचने लगा ना शोर। फुफ्फी का बस चले तो मुझे बकस में बंद करके रखे। फिर होठों में ही किसी गीत की कड़ी गुनगुनाती हुई वह ओढ़नी के पल्ले से मुंह पर हवा करने लगी। नीचे से सीढ़ियां चढ़ती हुई उसकी सास कहती आ रही थी, खुदेजा, तूने तो सारी हया शर्म खोल कर पी डाली। अरे तू क्या नटनी की धी है, कंजरियों की तरह हर वक्त गाती रहती है, बेहिया कहीं की। खुदेजा चमक पड़ी, गुस्से से उसके चेहरे का गेहुआ रंग एकदम गहरा सिंदूरी हो गया। बस फूफी, अपनी जुबान बंद रख। नटनी होगी तू और तेरी धी। कंजरी मंजरी बनाएगी तो देख ले, मैं अपनी तेरी जान एक कर दूंगी। या परवरदिगार, फूफी ऊपर आ चुकी थी, आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर बोली, अल्लाह का कहर पड़े तेरे ऊपर। खुदा करे तेरे भाई की मैयत निकले। तूने हमारे खानदान की नाक काट ली। मेरे शफीक के लिए तू ही धरी थी। हाय अल्लाह, कैसी जुबान दराज है, जी चाहता है जुबान खींच लूं इसकी। और फुफ्फी तब नाक के स्वर में रो रो कर अल्लाह को पुकारने लगी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचती हुई नीचे ले आई। तिरस्कार से मैंने कहा, यही है तुम्हारी सहेली? भाभी ने चिढ़कर कहा, सहेली का क्या कसूर बीबी जी? तुम्हें ही अगर कोई जेल खाने में बंद करके बाप भाइयों की गालियां दे तो कहाँ तक सुनोगी? वह तो रोहतक के किसी ठेठ गांव की लड़की है, शहरों को मुंह में राम बगल में छुरी वाली सभ्यता तो जानती नहीं। उसे तुम तू कहोगी तो तू सुनोगी भी। वैसे दिल की इतनी अच्छी है कि जरा सा किसी का दुख नहीं देख सकती। गुरूर मिजाज तो वह जानती तक नहीं। और भाभी कुछ अप्रसन्न सी होकर बाहर चली गई। दूसरे दिन सिर धोकर बाल सुखाने में पिछवाड़े की छज्जे पर गई। खुदेजा को देखने का लोभ भी इसका एक कारण था। वह अपनी देहरी पर बैठी कुछ सी रही थी, साथ ही कोई गीत भी गुनगुनाती जा रही थी। मैंने हल्के से खांसा। आहट पाकर सिर उसने ऊंचा किया। मुझे देखते ही उसका मुंह प्रसन्नता से गुलाब की भांति खिल उठा। फौरन हाथ माथे पर रखकर बोली, सलाम बीबी जी, राजी तो हो? सलाम, मैंने जवाब देकर पूछा, क्या सी रही? के बताऊं बीबी जी, बेचारी फुफ्फी के हाथों में खुजली हो रही है। अल्लाह मारा ऐसा रोग है कि आदमी अपने हाथ से खाना भी ना खा सके। उसका पैजामा फट गया है, उसी में टांके लगा रही हूँ। मुझे कल की घटना याद आ गई। धीरे से पूछा, मेल हो गया सास से? खुदेजा हंसी, बोली, सास बहू की के लड़ाई बीबी जी, पर मने कोई गाली दे तो बस मैं ऊपर से तले तक बल उठू हूँ। पर भाभी, इन लोगों से तुम्हारी पड़ती नहीं। तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्यों शहर में ब्याह दिया? खुदेजा का स्वर कुछ बोझिल हो गया। बोली, बेबी जी, मेरा बाप तो गरीब आदमी है। अब्बा यानी कि ससुर ने मैंने कहीं गांव में देख लिया था, सो मेरे चाचा से मांगी। वो
वो सीधा आदमी बातों में आ गया। उसे क्या खबर थी कि शहरों में घर जेल खानों जैसे होवे हैं। तुम्हारे गांव में क्या पर्दा नहीं होता था? मैंने पूछा। बीबी जी, पर्दा वहां करे जहां पाप बसता हो। गांव में सब बहन बेटियां समझे हैं, पर्दा करे तो फिर खेत क्यार का काम कैसे चले? तभी तुम्हें इतने गीत याद हैं, मैंने मजाक किया। घर घर गाती हुई घूमती होगी। और यह सुनते ही किसी सुखद स्मृति से पुलक उठी। बीबी जी, सावन के महीने में हम सब छोरियां नीम में झूला डालती, आधी रात तक पेंग बढ़ाती और नाची गाती। ब्याह शादी में रात रात भर चांदनी में नाच गाना होता। बहू बेटी गाती और बड़े बूढ़े चौपाल में सुना करते। बहुएं भी पर्दा नहीं करती थी। अरे, के पर्दा? उसने ओढ़नी से मुंह ढक कर कहा। ऐसे, बस पर्दा हो गया। कोई बोलचाल का पर्दा होता है? घूंघट मार लिया और गाती रही। अच्छा, मैं चुप हो गई। सच है, हेड कांस्टेबल के बेटे की बहू पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी बड़ी बुरी फंसी थी। बीबी जी, एक गीत गाऊं? गाओ, मैंने खुश होकर कहा। और सब कुछ भूलकर अपने स्वर को पंचम तक पहुंचाकर उसने गाया। कोठे ऊपर कोठरी जिसमें तपे तनूर, गिन गिन लाऊं रोटियां, मेरा खाने वाला दूरी, मेरी बालिका बाला जो बनवा बटवा गूंदन दे। अरे खुदे जा, नीचे से उसकी सास ने पुकारा। कमबख्त, आने दे तेरे यार को, उसी से ठीक कराऊंगी। कल शफीक दोहरे से लौट आवेगा, तब तेरी मरम्मत कराऊंगी। फिर दोबारा दोनों सास बहुओं में ठन गई। दूसरे दिन मैं छत पर ना गई, परंतु तीसरे पहर भाभी ने जब नीचे आकर बताया खुदीजा छत पर बैठी रो रही है, उसके पति ने रात उसे लकड़ी से मारा, तो मैं अपने को रोक ना सकी। ऊपर जाकर देखा, खुदीजा छत पर खपरेल तले खटोले पर पड़ी रो रही थी। भाभी, मैंने धीरे से उसे पुकारा। वह चमक कर उठ बैठी। मुझे देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से ही हंस पड़ी। बड़ी उम्र बीबी जी, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। सलाम। सलाम का उत्तर दे मैंने पूछा। रात क्या गुजरी? गुजरी के, उसने तपे हुए स्वर में कहा। तेरा भाई आया था, फूफी ने जाने के सिखा दिया। आते ही उसने लाठी पकड़ ली। कहते कहते उसका स्वर ठंडा हो गया। हंसी की पुट भी आ गई। बीबी जी, बोला न चाला, अल्लाह कसम 2 लकड़ी जमा दी। फिर उस अपनी पीठ दिखाई दी जो रीढ़ के पास से छिल गई थी। सहानुभूति से मैंने कहा, राम राम, बड़ा कसाई है। हंस पड़ी खुदीजा। बोली, बीबी जी के बताऊं, मने दुनिया की शर्म खा गई कि लोग कहेंगे खसम को मारा, नहीं तो लकड़ी समेत टांगों में ऐसा दबा लेती कि चूं करके रह जाता। सारी सिपाहीगिरी लिकड़ जाती। और उसने अपने पुष्ट हाथों से मरोड़ देने का अभिनय किया। खुदेजा की बातें छोड़कर जाने की इच्छा न होती थी। जिस निष्कपट सरल भाव से वह बातें कर रही थी, उनके प्रभाव से मन मस्तिष्क पर एक नशा सा छा जाता। आधी रात के सन्नाटे में भी उसके गले की मिठास कानों में गूंजती। काश उससे अगर कुछ दिन संगीत सिखाया जाता। अचानक मुझे ध्यान आया, कहीं मुझसे बातें करने में वह गाना ना सुनाने लगे तो फिर उस पर मार पड़े। इसलिए अभी आती हूँ कहकर मैं झटपट नीचे उतर गई। आते आते सुना वह पुकार कर कह रही थी, अल्लाह की कसम बीबी जी, जल्दी आइयो और जरा अपना बाजा भी उठा लाइयो, मैं भी देखूं कैसे बजे है। कई दिनों से मेरी भाभी बीमार थी और छोटी भतीजी कुसुम भी अचानक सर्दी खा गई और तेज बुखार हो गया। पास पड़ोस से स्त्रियां उन्हें देखने पूछने आती रहती थी। घर का काम सब मेरे ऊपर था। इसी से सैर करने जाना तो दूर, छत पर जाना भी ना हुआ। खुदेजा ने कई बार अपने नन्हे देवर को भेजकर बुलवाया कि मैं तनिक देर को छत पर आऊं, पर इच्छा होने पर भी मैं जा ना सकी। चिराग जले उसकी सास बुर्का ओढ़कर छोटे लड़के को साथ लेकर आई। लड़के द्वारा पहले ही पूछवा लिया था कि घर में कोई मर्द तो नहीं। तब बेचारी कमरे में घुसी। कैसी तबीयत है बहू? अब तो जरा ठीक हूँ, भाभी ने कहा। आइए बीबी जी, जरा कुर्सी दे जाना। सच मानो बहू, खुदेजा पर तो तुमने जादू कर दिया। फूफी कुर्सी पर बैठकर बोली, जब से सुना है मछली सी तड़फ रही है। वह मुर्दा तो बुर्का उठाए चली आ रही थी। मुश्किलों रोका। तुम जानो बहू, हम लोगों में हिंदुओं की तरह चादर बगल में दबाई और घर घर घूमने चल दिए वाली बात तो होती नहीं। जो ऐसा करती हैं वे बदनाम हो जाती हैं। खैर, तुमसे तो अपनों जैसा मेल हो गया है, रात को लाऊंगी उसे भी। फूफी जी,
जो बड़े बड़े अमीर उम्रा होते हैं उनकी लड़कियां तो हमारी ही तरह बाहर आती जाती हैं। भाभी दबे स्वर में बोली। तुफ उन लोगों पर। वह मुसलमानी क्या जिसके पैर का नाखून भी किसी गैर मर्द ने देख लिया। शहरी तहजीब कायदा तो यही है। नीच कोमों और गवारों की बात छोड़ दो। आगे बहस फिजूल थी। भाभी ने दूसरी बात छेड़ दी। रात को 10 बजे खुदेजा आई। साथ में फूफी, दोनों देवर और नंदे भी थी। आते ही भाभी के गले से लिपट गई और फिर मेरे से। कुसुम को तो छोड़ती ही ना थी। अरे मेरे मुन्ने लाल, तुझे किस सोकड़ की नजर लग गई मेरे कुलसुम। क्यों रे सरसुती, तूने छोरी भी बीमार कर दी। अरे खुदेजा धीरे बोल। फूफी दबे स्वर में गुर्राई। कुलसुम का अब्बा बैठक में सो रहा है। के फुफ्फी, खुदेजा ने झनक कर कहा। तेरी धीरे धीरे ने तो मेरी जान खा डाली। अब की हांडी में मुंह करके बोलूं। तौबा। फूफी खून का सा घूंट पीकर रह गई। खुदेजा को पढ़ने का शौक सवार हुआ। उर्दू का कायदा मंगवाकर देवर से पढ़ने लगी। छत पर होती तो मुझे बुलवाकर पूछती, परंतु अक्षर उसे याद न रहते। अलिफ बे के अपेक्षा गाने की तर्ज उसे जल्दी से याद हो जाती। फूफी अगर इत्तेफाक से अपने किसी रिश्तेदार के घर चली जाती तो फिर छत पर नाच गाने का तूफान उठा देती, चाहे शाम को लड़ाई झगड़ा हो या मारपीट की नौबत ही क्यों ना आवे। तो फिर वर्णमाला उसे याद ना हुई। इतनी दूर से पढ़ाई हो भी नहीं सकती थी। फिर उसे घर का काफी काम भी रहता, क्योंकि उसे मोटी ताजी देखकर फूफी और उनकी नाजुक शहराती लड़कियां तो कुछ करके ना देती थी और मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई और गृहस्थी का काम रहता। फिर मैं तो कुछ सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भी हिस्सा लेती थी। शहर में एक जुलूस निकलने वाला था। मैं जा रही थी। बीबी जी कहाँ चली? उसने मुझे छत से पुकारा। जुलूस में, मैं जल्दी से बोली। आज बड़ा भारी जुलूस निकलेगा। हाय बीबी जी, मैं क्यों कर निकलूं इस जेल खाने से? उसके स्वर में बड़ी तड़प थी। अच्छा सलाम। मैं हाथ उठाकर चल पड़ी, पर मन में खुदीजा का वह स्वर कचोटे भर रहा था। मैं क्यों कर निकलूं इस जेल खाने से? 10 बजे जुलूस और मीटिंग समाप्त होने पर मैं घर लौटी तो सुना पिछवाड़े बड़ा गुलगपाड़ा मच रहा था। भाभी ने द्वार खोलकर कहा, बीबी जी आज न जाने खुदीजा पर क्या बीतेगी। फुफ्फी अपने मामू के घर गई थी। वह मेरे नन्हे को 4 पैसों का लालच देकर उसके साथ चुपके से जुलूस देखने चली गई और भाभी घबराहट में कुछ ज्यादा कह ना पाई। मैं भी डर गई। हम दोनों छत पर कान लगाए सुनती रही। उसके ससुर बार बार कह रहे थे, आज मेरी पगड़ी इसने पैरों तले रौंद डाली। इस पड़ोस में आकर यह एकदम बिगड़ गई है। कल ही यह मकान छोड़ दूंगा। इस बार तो दोहरी डेवड़ी का मकान लेना पड़ेगा। 2 दिन बाद पिछवाड़े का मकान खाली हो गया। खुदेजा रो रो कर विदा हुई हमसे। पालकी में बैठी भी ऊंचे स्वर में रो रही थी। खुदेजा की कोई खबर ना लगी। 4-5 साल निकल गए। अब मेरे भी एक नन्ही बच्ची थी। मैं माँ थी। घूमना फिरना कम हो गया था। बंधनवश नहीं, यही गृहस्थी और बच्ची की देखभाल की वजह से। फिर भी इस बार थोड़ी फुर्सत निकालकर दिल्ली घूमने चली आई। लाल किले भी गई। शाही हमाम में कुछ बुरके वालियां दिखाई दी। बीबी जी, अकस्मात धीरे से उनमें से एक ने आकर मेरा कंधा छुआ। मैंने आश्चर्य से देखा। खुदेजा थी। लंबी पीली, गालों की हड्डियां उभरी हुई, आंखों में गड्ढे पड़े हुए। खुदेजा ही थी। अरे भाभी तुम? वाह। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। राजी रही बीबी जी? अच्छा, शादी हो गई, मुबारक। उसने फुसफुसाकर कहा। और सिर्फ पहचान करने कराने को उसने जो बुर्का उठा दिया था उसे फिर डाल लिया। हालांकि उस समय वहां कोई मर्द ना था। खुदेजा के इस व्यवहार पर मुझे आश्चर्य हुआ। स्वच्छंद हिरनी अब खूटे से बंधी हुई बकरी थी। वाह, अब तो तुम एकदम बंद गोभी हो गई भाभी। हमेशा ही बेवकूफ थोड़ी ही बनी रहूंगी, उसने धीमे से उत्तर दिया। अब तो अक्ल आ गई है। अच्छा, अक्ल आ गई है। अब तो बड़ी उर्दूता बन गई हो। हमें तो भाई नहीं आई अकल। उसी तरह बेलगाम घूमती हूँ। उसने जाली में से एक बार देखा और पलके झुका ली। उसके साथी ने बाहर पहुंच चुकी थी। नन्हे ने, जो 12-13 साल का हो गया था, नकीब की तरह पुकारा, भाभी। और खुदेजा उम्र कैदी की तरह मुड़ मुड़कर पीछे देखती हुई चली गई। धन्यवाद। जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हुई कहानियों को सुनने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।